जरा कल्पना कीजिए कि एक राज्य सरकार एक गर्भवती महिला को 1 लाख रुपए दे रही है, किसी योजना के तहत नहीं बल्कि एक अंडरकवर जासूस की तरह काम करने के लिए। वाह, सच में ये किसी फिल्म का सीन लगता है ना? उस महिला को एक नकली ग्राहक बनकर अवैध लिंग परीक्षण करने वाले क्लिनिक का पर्दाफाश करना है। ये कोई सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये जमीन पर चल रही एक वास्तविक सरकारी नीति है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं के एक बहुत ही गहरे और विस्तृत रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन सिर्फ कुछ योजनाओं के नाम या उनके बजट के आंकड़े पढ़ना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक प्रशासन जन्म से लेकर रोजगार तक अपने नागरिकों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारे सामने जो स्रोत हैं वे केवल वित्तीय मदद या सब्सिडी की सूची नहीं है। अगर हम इन नीतियों की गहराई में जाएं तो ये सामाजिक बदलाव और तकनीकी प्रगति को एक साथ साधने की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब आप देखिए, एक तरफ हम 1954 की चकबंदी जैसी बुनियादी ढांचागत योजना देखते हैं, जिसका सीधा सा मतलब था किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करना ताकि खेती आसान हो सके। और वहीं दूसरी तरफ सरकार 2026 के एआई मिशन और उभरती तकनीकों की बात कर रही है। ये प्रशासन के उस सफर को दिखाता है जो मिट्टी और जमीन से शुरू होकर अब डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच रहा है। और अगर भविष्य की बात हो रही है तो शुरुआत युवाओं से ही होती है। इस रोड मैप में युवाओं के लिए कई घोषणाएं हैं, जैसे 2025-26 के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जिसमें मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बिल्कुल। या फिर दिसंबर 2021 से चल रही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसके तहत ग्रेजुएशन और नर्सिंग के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह होता है। कैसा संदेह? मतलब अक्सर जब सरकारें मुफ्त स्कूटी या टैबलेट बांटती हैं तो ये सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल फ्रीबी या चुनावी मुफ्तखोरी जैसा लगता है। क्या सिर्फ एक डिवाइस या वाहन दे देने से शिक्षा का स्तर सच में सुधर जाता है, या फिर ये डर रहता है कि हार्डवेयर कुछ ही दिनों में बिक जाएगा? देखिए, ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है, कोई भी ऐसा ही सोचेगा। लेकिन अगर हम इन योजनाओं के पीछे के तंत्र यानी मैकेनिज्म को समझें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई छूटने का एक सबसे बड़ा कारण ट्रांसपोर्ट या परिवहन की कमी होता है। हाँ, सुरक्षा का भी एक बड़ा मसला रहता है। रूप से उस ट्रांसपोर्ट की बाधा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यानी गणित के हिसाब से एक लड़की के अपनी डिग्री पूरी करने की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। मतलब उन्हें सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक सुविधा दी जा रही है। हाँ, और जहाँ तक टैबलेट या स्मार्टफोन की बात है, उन्हें सिर्फ खाली डिवाइस के रूप में नहीं छोड़ा गया है। तो क्या उस हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी दिया जा रहा है? ठीक कहा आपने। और वो सॉफ्टवेयर या मार्गदर्शन आ रहा है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से, जो फरवरी 2021 में शुरू हुई थी। अच्छा। ये योजना आईएएस, आईपीएस, नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त और उच्च स्तरीय कोचिंग उपलब्ध कराती है। तो योजना का उद्देश्य ये है कि छात्रों को जो टैबलेट मिला है वो उस पर अभ्युदय योजना के लेक्चर देख सके। ओह, ये तो काफी इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। इसके साथ ही मार्च 2026 की टेक युवा समर्थ योजना का लक्ष्य युवाओं को एआई और आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना है, ताकि छोटे शहरों के युवा भी ग्लोबल स्तर के रिमोट जॉब या तकनीकी रोजगार पाने के योग्य बन सके। ठीक है, अगर हम मान लें कि युवा शिक्षित हो गए और उन्होंने आधुनिक तकनीक सीख ली, लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। सही बात है। तो जब ये प्रशिक्षित युवा बाजार में उतरेंगे तो अर्थव्यवस्था उन्हें कैसे खपाएगी? यहाँ से हम रोजगार और उद्योग की तरफ मुड़ते हैं। स्रोत में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का जिक्र है, जो जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? इसके लिए हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये नीति युवाओं की मानसिकता को नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने का प्रयास है। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जब कोई युवा अपनी पहली छोटी सी फैक्ट्री,
बेकरी या कोई टेक स्टार्टअप शुरू करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कांटा पूंजी नहीं बल्कि उस पूंजी पर लगने वाला ब्याज होता है। हाँ, शुरुआती 2-3 साल तो व्यवसाय में कोई मुनाफा वैसे भी नहीं होता। बिल्कुल मुनाफा नहीं होता, लेकिन बैंक का ब्याज मीटर तो चालू रहता है ना। बिल्कुल। ब्याज मुक्त ऋण देकर राज्य सरकार उस शुरुआती जोखिम को खुद उठा रही है। और ये सिर्फ ऋण तक सीमित नहीं है। मैंने देखा कि मार्च 2026 के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं प्रौद्योगिकी योजना के तहत 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि नए औद्योगिक हब बनाए जा सकें। मतलब आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें काम करने के लिए जगह भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ODOP योजना जो 2018 से चल रही है। इसका मैकेनिज्म ये है कि राज्य के सभी 75 जिलों के पारंपरिक उत्पादों को चुना जाए। जैसे अलीगढ़ के ताले। हाँ, एकदम सही उदाहरण। पहले कोई स्थानीय कारीगर सिर्फ अपने जिले या राज्य में ताले बेचता था, लेकिन इस योजना के जरिए उसे आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात का रास्ता दिखाया जा रहा है। देखिए, ये स्थानीय विरासत को वैश्विक बाजार से जोड़ने का एक ठोस मॉडल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। वो क्या? चाहे आप कितने भी औद्योगिक हब बना लें या कितने भी AI इंजीनियर तैयार कर लें, अगर समाज का आधा हिस्सा यानी महिलाएं इस अर्थव्यवस्था में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले सकती, तो ये सारे आर्थिक आंकड़े सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे। यहीं से हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जा सकता है, जहां मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। सरकार की नीतियां सिर्फ पैसा नहीं बांट रही, बल्कि समाज के व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना को ही देखिए, जो अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी। इसमें बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 25,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ये एक मुश्त राशि नहीं है। जन्म पर 5,000 रुपए, टीकाकरण पर 2,000 रुपए और ऐसे ही शिक्षा के अलग अलग चरणों में बाकी पैसे। मैं कहूँगा कि ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यावहारिक अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। सरकार जानती है कि अगर सारा पैसा एक साथ दे दिया गया तो शायद उसका सही इस्तेमाल ना हो। हाँ, कहीं और खर्च हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए इसे किस्तों में बांटा गया है। माता पिता को हर अगला चरण का पैसा तभी मिलेगा जब वे अपनी बेटी का सही समय पर टीकाकरण करवाएंगे और उसे स्कूल भेजेंगे। ये नीति एक तरह से माता पिता को सकारात्मक रूप से मजबूर करती है कि वे बेटी की शिक्षा और स्वास्थ्य को बीच में न रोकें। और व्यवहार बदलने की बात करें तो 2025 की ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना पर मेरा ध्यान सबसे ज्यादा गया। इसमें पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। अगर शादी अपनी ही जाति में हो रही है तो 55,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अगर शादी दूसरी जाति में यानी अंतरजातीय हो रही है तो 61,000 रुपए मिलते हैं। ये 6,000 रुपए का अंतर क्या दर्शाता है? क्या सरकार आर्थिक प्रलोभन के जरिए सीधे तौर पर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने या सदियों पुराने जातिगत बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। देखिए, ये 6,000 रुपए का अंतर सिर्फ एक गणितीय आंकड़ा नहीं है। यह राज्य की तरफ से एक स्पष्ट संदेश है। पारंपरिक रूप से अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को समाज और परिवार से आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। सच कहा। तो सरकार यहाँ ये संदेश दे रही है कि यदि आप सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हैं तो राज्य न केवल उस फैसले को स्वीकार करेगा बल्कि आर्थिक रूप से उसका समर्थन भी करेगा। और सामाजिक रूढ़ियों से लड़ने का एक और बहुत ही सिनेमैटिक तरीका है मुखबिर योजना, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, जो बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, वो अंडरकवर वाली बात। बिल्कुल। जून 2017 में लॉन्च हुई ये योजना कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराध को रोकने के लिए बनी है। हम जानते हैं कि अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स बहुत ही गुपचुप तरीके से चलते हैं और पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। इसलिए सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा। जो मुखबिर सटीक सूचना देगा उसे 60,000, जो महिला नकली गर्भवती ग्राहक बनकर स्टिंग ऑपरेशन करेगी उसे 1 लाख और उसके सहायक को 40,000 रुपए। इस योजना की कामयाबी का राज यही है कि ये उसी आर्थिक लालच का इस्तेमाल करती है जिसके लिए अवैध क्लिनिक चलाए जाते हैं। ये स्थानीय लोगों को ही प्रशासन की आंख और कान बना देती है। ये एक शानदार तरीका है ये। बिल्कुल। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन महिला सारथी के तहत 51 बसें चलाई गई हैं, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं हैं। और 2012 से चल रही 1090 वीमेन पावर लाइन तो है ही, जहां छेड़खानी की शिकायत करने पर
महिला की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। हमने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात तो कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की बात तब तक अधूरी है जब तक हम राज्य की असली रीढ़ की बात ना करें, यानी कृषि और गांव। सही बात है। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी, विशेषकर महिलाएं, आज भी सीधे तौर पर खेतों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ यूपी एग्रीज योजना का जिक्र आता है, जो जनवरी 2025 में शुरू होने वाली है। इसका बजट है 4000 करोड़ रुपए, जिसमें से 2737 करोड़ रुपए सीधे वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं, और इसके लिए अजय बंगा के साथ बाकायदा समझौता हुआ है। बिल्कुल। इस योजना का लक्ष्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में प्रति एकड़ उत्पादन को 10 क्विंटल से बढ़ाकर सीधा 141 क्विंटल करना है। अब जरा रुकिए, 10 से 141 क्विंटल? हाँ। ये 14 गुना की छलांग है जी। बिना किसी जादू या चमत्कार के जमीन का एक टुकड़ा अचानक 14 गुना ज्यादा फसल कैसे दे सकता है? देखिए, ये लक्ष्य सुनने में असंभव जरूर लगता है, लेकिन इसका तंत्र पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये छलांग पारंपरिक खेती के तरीके से नहीं आ सकती। इसके लिए पूरे इकोसिस्टम को बदलना पड़ता है। मतलब तकनीक का इस्तेमाल? बिल्कुल। जैसे मिट्टी की सटीक टेस्टिंग, जलवायु के अनुकूल और उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल और पारंपरिक सिंचाई की जगह आधुनिक माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग का मुख्य उद्देश्य इसी आधुनिक कृषि तकनीक और रिसर्च को सीधे खेतों तक पहुंचाना है। ये लोकल टू ग्लोबल अप्रोच का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन मान लीजिए कि किसी किसान ने आधुनिक तकनीक से बम्पर फसल उगा भी ली। उत्तर प्रदेश में किसानों की एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत यह है कि रात के समय आवारा पशु या नीलगाय पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना? कड़कड़ाती ठंड में किसानों को रात भर जागकर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। इसका एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में दिखता है, जो जुलाई 2023 में आई थी। सरकार किसानों को अपने खेत के चारों ओर 12 वोल्ट की सोलर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने के लिए कह रही है और लागत का 60% सब्सिडी दे रही है। 12 वोल्ट की सोलर फेंसिंग एक बहुत ही दिलचस्प लोकल इनोवेशन है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मिलता है कि कैसे जमीनी समस्याओं को सुलझाया जाए। 12 वोल्ट का करंट इतना हल्का होता है कि यह किसी भी जानवर या इंसान के लिए जानलेवा नहीं होता। ओह, तो इससे उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब जानवर इस तार को छूते हैं तो उन्हें एक हल्का सा झटका लगता है, जिससे वे डर कर पीछे हट जाते हैं। एक तरफ राज्य कृषि में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ग्लोबल स्तर पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो 12 वोल्ट की बाड़ से एक आम किसान की दिन प्रतिदिन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर रहा है। और इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जून 2023 का नंद बाबा दुग्ध मिशन भी है, जिसमें 1000 करोड़ का बजट है। इसमें मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर 40,000 रुपए प्रति गाय की सब्सिडी मिलती है। और गन्ना किसानों के लिए अगस्त 2022 की पंचामृत योजना है। इसमें ट्रेंच मेथड और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेंच मेथड में गन्ने को गहरी खाइयों या नालियों में बोया जाता है। इससे पानी की भारी बचत होती है और बीच की खाली जगह में किसान कोई दूसरी फसल भी उगा सकता है। ट्रेंच मेथड और ड्रिप सिंचाई न केवल पानी बचाते हैं बल्कि उत्पादन की लागत भी कम करते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच, चाहे वो आधुनिक खेती हो, AI तकनीक हो या नए उद्योग, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर समाज में एक ऐसा वर्ग हमेशा होता है जो इस तेज रफ्तार विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है। सही कहा। तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन का सुरक्षा जाल, या जिसे हम सेफ्टी नेट कहते हैं, वो कैसा काम कर रहा है? स्रोत के मुताबिक 2 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये कोई अनिश्चितकालीन वादा नहीं है। इसका एक सख्त लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य के अत्यंत गरीब और पूरी तरह से निर्भर लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। एक डेडलाइन तय की गई है। हाँ, इसके साथ ही निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 से पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच मुझे गवर्नेंस का एक बहुत ही अनोखा मॉडल उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में नजर आया, जो सितंबर 2021 की है। हाँ, ये योजना नागरिक भागीदारी का एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। बिल्कुल, ये योजना पूरी तरह से इंसानी भावनाओं और पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया पर खेलती है। कैसे?
मान लीजिए कोई एनआरआई जो उत्तर प्रदेश के किसी गांव से निकलकर आज अमेरिका या यूरोप में बस गया है, वो अपने पैतृक गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर कोई स्कूल, अस्पताल या बारात घर बनवाना चाहता है। देना है 60% खर्च वो व्यक्ति उठाएगा और बाकी का 40% राज्य सरकार देगी। बिल्डिंग का नाम व्यक्ति के पूर्वजों पर होगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये एक तरह से लोगों की अपनी जड़ों से जुड़ी भावनाओं को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जोड़ने का एक शानदार तरीका है। ये एक बहुत ही स्मार्ट वित्तीय मॉडल है। इससे सरकार पर पूरा आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने का रास्ता खुलता है, जिसके साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। तो अगर हम आज के इस पूरे रोड मैप को एक साथ रखकर देखें तो ये एक बहुत ही जटिल मशीनरी की तरह दिखता है। हमने देखा कि कैसे सरकार छात्रों को टैबलेट बांटने और एआई की ट्रेनिंग देने से लेकर खेतों में 12 वोल्ट की सोलर फेंसिंग लगाने तक का काम कर रही है। बिल्कुल, ये एक मल्टी डायरेक्शनल मॉडल है। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक से फंड लाने से लेकर अवैध अल्ट्रासाउंड पकड़वाने वाले मुखबिरों को इनाम देने तक फैला है। इसमें एनआरआई की भावनाएं भी हैं और बिना ब्याज के मिलने वाले लोन भी हैं। इन सब के बीच अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक योजना ऐसी है जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। वो कौन सी? वो है 2022 में शुरू हुई एक परिवार एक पहचान योजना। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 12 अंकों की एक विशिष्ट परिवार आईडी दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को पारदर्शी रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ देना है जिनके पास शायद राशन कार्ड तक नहीं है। राज्य हर एक परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को 12 अंकों के एक डिजिटल कोड में मैप कर रहा है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जिस तरह से सरकारें हर परिवार के डेटा को 12 अंकों की इस विशिष्ट आईडी में पिरो रही हैं, तो क्या आने वाले कल में किसी भी सरकारी नीति या योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितना बजट पास कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार अपने नागरिकों के इस अथाह डेटा का कितनी सटीकता से प्रबंधन, ट्रैकिंग और विश्लेषण कर पा रही हैं? क्या भविष्य का प्रशासन केवल फाइलों और पैसों का खेल रह जाएगा, या ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि एक 12 अंकों का कोड कितनी तेजी से ये बता सकता है कि वास्तव में मदद की जरूरत किसे है? सही बात है। ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हम प्रशासन के किस नए युग में कदम रख रहे हैं, जहां नीतियां सिर्फ बजट से नहीं बल्कि डेटा ट्रैकिंग से तय होंगी।